जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, कई बार मुझसे कमेंट में भी कहा गया है, बहुत से लोगों को कहानी बड़ी अच्छी लगती है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि गुरुजी कभी कभी तो कहानी डाल दिया करो। तो आज देखिए, मैं आपके लिए जो कहानी इसमें आपको डालने वाला हूँ, वास्तव में वो कहानी बहुत अच्छी है। एक राजकुमारी थी जिसका नाम चमोधा रखा गया, और उसकी एक दर्द भरी प्रेम कहानी है जो मैं आज आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा और रानी रहते थे, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण दोनों ही शोकग्रस्त रहते थे। राजा एक वासना युक्त व्यक्ति था, जिसे हर वो स्त्री चाहिए होती थी जिस पर उसकी नज़र पड़ जाए। इस वजह से रानी ने महल में औरतों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। वो बेचारी पति शोक और संतान शोक में डूबी रहती थी। राजा अपने रंग में ही व्यस्त रहता था। उसको रानी की व्यथा का कोई भी ध्यान नहीं था। हाँ, उसे भी संतान शोक था, परंतु उसकी एक वजह थी कि उसके बाद वंश कौन चलाएगा। उसको ये थोड़ा डर था। उसे किसी संतान मोह ने नहीं घेर रखा था। रानी को शोक की वजह से कई कई दिन तक वो बीमार पड़ी रहती थी। एक दिन वैद्य जी ने राजा को आकर सूचित किया कि रानी गर्भवती है। अब यह सुनकर राजा के साथ साथ पूरे राजमहल में खुशी छा गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा भी अपने रंगारंग से बाहर आने लगा। 8 महीने बाद ही रानी ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। राजकुमारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सूरज की लालिमा से उसके गाल थे, उसकी रोशनी सी आँखों की चमक, गुलाब की कली से होठ, ऐसा लग रहा था मानो बहार ने स्वयं कन्या का रूप लेकर उनके जन्म लिया हो। रानी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे जैसे जीवन में जीने की एक वजह मिल गई थी। उसके शरीर में फुर्ती आ गई थी। उस मासूम के स्पर्श से सारी पीड़ा हर ली थी। जैसे अब रानी को कोई दुख ही नहीं रहा गया। उसने अपनी पुत्री का नाम रेवती रखा। लेकिन राजा पुत्री जन्म से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उसने उसका मुख तक नहीं देखा और रानी को आदेश दिया कि वो रेवती को कभी उसके सामने न आने दे। राजा उसे राज्य निकाला दे देगा। वो फिर से रानी से कट कट कर के रहने लगा। उसका व्यवहार रानी के प्रति पहले से ज़्यादा क्रूर हो गया। और भी अब समय बीतता गया। राजकुमारी रेवती 10 साल की हो गई। रानी को उसके विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि पहले क्या था, पहले लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी और उनके बड़े होने पर उनके ससुराल से उनके गौना करने के लिए बुलावा आता था, तब उनकी विदाई होती थी। अब राजा भले ही रानी या राजकुमारी के बारे में कुछ ना सोचता हो, लेकिन उसे समाज की चिंता वो अवश्य थी। उसने पास के ही एक अपने छोटे राज्य के राजकुमार वल्लभ सिंह से राजकुमारी रेवती का विवाह बड़े धूमधाम से करवाया। समय बीतता गया। राजकुमारी 18 साल की हो गई। वह पहले से अधिक सुंदर और बहुत ही बुद्धिमान हो गई थी। अब राजकुमारी रेवती का गौना होना था, तो उसकी वर्षगांठ के कुछ दिनों के बाद ही, मतलब जब उसकी एक वर्षगांठ होती है ना, तो उसकी वर्षगांठ के कुछ दिनों के बाद ही ससुराल से गौने का उसका न्योता आ गया। 1 महीने बाद की तारीख रखी गई, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही कुछ महीनों से बीमार चल रही रानी का देहांत हो गया। उसके देहांत के बाद से पहले उन्होंने राजा से मुलाकात की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगी।
और उन्हें अपनी पुत्री की सबसे ज़्यादा चिंता थी। इसलिए वो अपनी मृत्यु के 2 दिन पहले राजा के कक्ष में गई और उसने बड़ी नम्रता के साथ आंसू और आशा भरी नज़रों से उनकी ओर देखते हुए बोली, राजन, मुझे पता है कि आप मेरी पुत्री से नफरत करते हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक उसे एक नज़र देखना भी पसंद नहीं किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहूंगी। मैं अपनी पुत्री की जिम्मेदारी अब आपको सौंपती हूँ। जब तक कि उसका गौना नहीं चला जाता, गौना होकर के वो नहीं चली जाती है, आप उसका ध्यान रखिएगा। उसके गौने की धूमधाम से में कोई कमी ना छोड़िएगा। मेरी विनती है आपसे। राजा भी रानी के हालात देखकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि वो उसकी पुत्री का ध्यान रखेगा। अब रानी के देहांत के बाद राजा रेवती को संदेश भिजवाता है कि वो दरबार खत्म होने के बाद रेवती से मिलने जाएगा। रेवती बहुत खुश थी। वो अपने बीते हुए जीवन में पहली बार अपने पिता से मिलने वाली थी। राजा रेवती के कमरे में आया और उसे आवाज़ लगाई। एक बार को उसे उसका नाम भी याद नहीं आया, तो उसने केवल राजकुमारी कह करके संबोधित किया। राजकुमारी रेवती, आपको मेरा नाम भी याद नहीं? राजकुमारी ने उनकी बात को पूरा करते हुए बोला, जो कि कमरे के दूसरी तरफ खड़ी थी, मुस्कुराते हुए राजा के सामने आई। राजा रेवती को देखकर स्तब्ध सा रह गया। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके चेहरे की चंचलता, वो आभापन, उसने इससे सुंदर कन्या आज तक नहीं देखी थी। वो शायद ही भगवान की अब तक की सबसे सुंदर रचना थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये खूबसूरत कन्या जो उसके सामने खड़ी है, ये वही पुत्री है जिससे वो जन्म से ही नफरत करता रहा है। वो अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पिता का प्रेम नहीं, एक तरह का लालच छलक रहा था। वो उसको देखते ही अपने होश खो बैठा। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। वो उस कमरे से निकलकर बगीचे में आकर बैठ गया। उसकी आंखें अब कुछ और देखने के लिए तैयार नहीं थी। कान कुछ सुनना नहीं चाहते थे। मस्तिष्क कुछ सोच नहीं पा रहा था। दिन बीत गया। राजा पूरी रात सोया नहीं और ये रात कुछ भयानक ही होने वाली थी। राजा के मस्तिष्क में अब कुटिलता घर कर गई थी। वो अपनी मनुष्यता से भटकने लगा। वो अपनी ही पुत्री के साथ सहवास के बारे में सोच रहा था। उसके मस्तिष्क में जो रेवती की छवि उतर ही नहीं रही थी। हजारों तर्क वितर्क, हजारों सवाल, हजारों जवाब। और इधर रेवती अपने पिता के व्यवहार से परेशान थी, क्योंकि उसे अपने पिता के चेहरे पर वो भाव दिखे ही नहीं जो होने चाहिए थे। उसके चेहरे पर वो भाव थे जो एक लोभी पुरुष के चेहरे पर किसी सुंदर स्त्री के मिलने पर, या एक लालची सुनार को खुद के ही घर में सोने का ढेर मिल जाने पर होता है। आज राजा ने सुबह उठते के साथ ही अपने नौकर को आवाज़ लगाई और उससे बग्गी तैयार करने को कहा। राजा नहा धोकर तैयार हुआ और एक महात्मा के आश्रम की ओर निकल पड़ा। वो अपने साथ एक नौकर को भी लेकर आया जो कि बग्गी हाँकने वाला था। राजा महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर उनके पास बैठ गया। क्या हुआ राजन, आज यहाँ कोई गंभीर समस्या? नहीं प्रभु, बस एक उलझन में हूँ। हाँ बताओ, क्या उलझन है? प्रभु, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो, उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद उसमें फल आए, और उसने वो फल लगाया हो, वो उसके फल किसी और को देने की बजाय स्वयं खा ले, तो क्या ये अपराध होगा? निंदनीय होगा, दंडनीय होगा? नहीं राजन, ये सत्य नहीं है। इसमें किसी प्रकार का अपराध जैसी कोई बात ही नहीं है। वो उसका हक बनता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सारी उलझन ही खत्म कर दी। अब
वो महात्मा से विदा लेकर के अपने राज्य वापस आ जाता है। राजकुमारी अपने पिता से बात करने के लिए उनके महल में उनको ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि वो बाहर गए हैं। राजा के आने पर राजकुमारी रेवती नौकर को भेजती है। वो राजा को संदेश दे कि राजकुमारी उससे मिलना चाहती है, परंतु राजा साफ मना कर देता है। दिन बीत जाता है। शाम के समय राजा एक संदेश लिखकर नौकर के हाथ उस राज्य में भिजवाता है जिस राज्य के राजकुमार से रेवती की शादी हुई थी। नौकर संदेश लेकर पहुंच गया। उसे वहां पहुंचने में पूरा एक दिन लगा। वो रात को उसी राज्य में रुका और दूसरे दिन दरबार लगते ही महल में पहुंचा। संदेश सबके सामने पढ़ा गया। वो नौकर भी वहीं मौजूद था। प्रिय राजन, जो संदेश पढ़ा गया, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्रवधू राजकुमारी रेवती अपनी माँ की मृत्यु का सदमा सहन नहीं कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। मैं यह सूचना आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और फिर अपनी बेटी को खोने के दुख से उभर नहीं पा रहा था। आप मेरी पुत्री को भूलकर अपने पुत्र का विवाह किसी और कन्या से संपन्न करवा दीजिए। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। आपका शुभचिंतक। यह संदेश सुनते ही सारी सभा, राजा और संदेश लाने वाला नौकर खुद सकते में आ गया। नौकर ने जल्दी ही राजा से अपने राज्य वापस जाने की आज्ञा मानी और वो अपने सफर पर निकल पड़ा। वो जल्द से जल्द महल पहुंचकर राजकुमारी से मिलना चाहता था, क्योंकि वो रानी का बहुत सम्मान करता था और राजकुमारी का भी। उसे सब कुछ तो नहीं पता था, लेकिन ये जरूर पता था कि राजा ये सब कांड करके कुछ और अनिष्ट करने वाला है और वो अनिष्ट किसी न किसी तरीके से राजकुमारी से जुड़ा हुआ या उसके साथ ही हो सकता है। इधर राजकुमार वल्लभ तक ये खबर पहुंची तो वो खड़े शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जिस पत्नी की राह देखते देखते उसने वर्षों गुजार दिए, जिसके लिए वो हजारों सपने सजाकर बैठा था, वो ऐसे उसे छोड़कर चली गई। जब उसकी शादी हो रही थी, उसने रेवती की बस एक झलक देखी थी, जिसमें उसकी वो कजरारी आंखें, वो कांपते होठ, वो सुर्ख गाल, चेहरे पर हल्की सी मासूमियत से भरी उलझन लिए उसी झलक को वो अपने दिल में बसाए जी रहा था। बीते हुए हर एक दिन बस उसके आने की राह देखी है। जिसने जीवन भर साथ देने का वादा किया था, वो मंजिल के लिए निकलने से पहले ही छोड़ करके चली गई। रेवती ही उसके जीवन का प्रेम थी और उसकी जीवन संगनी। राजकुमार बेहोश था और बेहोशी की हालत में भी उसे बस रेवती का वो मासूम सा चेहरा दिखाई पड़ रहा था। रानी भी अपने पुत्र की हालत देख करके परेशान हो गई। इधर राजा ने शाम को सारे नौकरों व पहरेदारों की सभा बुलाई और सबको कल का अवकाश दे दिया। कई मुख्य पद के अधिकारियों ने राजा से इस अवकाश के पीछे की वजह जानने के लिए प्रश्न भी किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। और दूसरी तरफ राजा ने राजकुमारी को संदेश भेजा कि कल वो उससे मिलेंगे। दिन गुजर गया। नौकर आधी रात में राजमहल में पहुंचा। अब रातें उससे काटे नहीं कट रही थी, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। नौकर का नाम श्रीधर था। उसने दरवाज़ा खोला और देखा उसका भाई खड़ा था। सुना तुम अभी आए, इसलिए मिलने चला आया। क्या भैया, इतनी रात को क्यों आ गए? सही से नींद नहीं लोगे तो कल महल काम पर जाने के लिए समय से कैसे उठोगे? उसका भाई हंसने लगा। नहीं भाई, कल काम पर नहीं जाना है। राम जाने क्या वजह है, लेकिन कल राजा ने महल के सारे नौकरों और पहरेदारों की छुट्टी कर दी है। कल किसी को काम पर नहीं जाना है। यह सुनकर श्रीधर बहुत सख्ते में आ गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है।
लेकिन उसने अपने भाई से कुछ नहीं बताया। दोनों ने कुछ देर तक बातें की और फिर उसका भाई अपने घर चला गया। श्रीधर को सफ़र की थकान तो थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। वो सूर्य उदय से पहले ही घर से निकलकर महल की ओर गया। वहाँ केवल बाहर के दरवाजे के पहरेदार ही मौजूद थे, बाकी सब छुट्टी पर थे। उन्होंने श्रीधर को रोका। क्या तुम्हें पता नहीं आज छुट्टी है? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो अपनी बस सतोरी राज्य में राजा का संदेश पहुंचाकर आ रहा हूं, और जाते समय राजा ने मुझसे कहा था कि संदेश पहुंचाकर पहले मुझे सूचित करना, फिर घर जाना। ठीक है, अगर ऐसा है तो जाओ। श्रीधर महल के अंदर गया। वो राजा के कमरे तक गया। देखा वो सो रहा था। अब वो थोड़ा निश्चिंत हुआ और उसने ऊपर की ओर देखा और फुसफुसाया, हे प्रभु, मैं एक पुरुष और तुच्छ नौकर होने के नाते अपनी राजकुमारी के कमरे में बिना किसी इजाज़त के जाने का अपराध कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर वो राजकुमारी के कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ जाता है। वो दरवाजे पर पहुँचता है तो देखता है कि राजकुमारी सोई नहीं है। वो अपनी खिड़की के पास उदास खड़ी थी। श्रीधर कमरे के कोने में रखे फूलदान से एक डंडी निकालकर राजकुमारी की तरफ फेंकता है, जिससे राजकुमारी चौंक जाती है और मुड़ती है। वो देखती है नौकर सर झुकाए और कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। उससे गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्लाने ही वाली थी कि श्रीधर बोल पड़ा, राजकुमारी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपनी इस करतूत के लिए, जिसके बोझ से मेरी नज़रें ज़मीन में गड़ी जा रही हैं, परंतु ये आवश्यक ही है। यह सुनकर रेवती पास आती है और धीमी आवाज़ में बोलती है, बोलिए काका। श्रीधर अपनी नज़रें नीचे ही रखता है और बोलने लगता है, मैं आपकी माँ का बहुत सम्मान करता था। मेरे पिताजी उनकी शादी के समय उनके कहार के रूप में यहाँ आए थे और यहीं बस गए थे। यदि कुछ बहुत ज़रूरी नहीं होता तो मैं ऐसे चोरी छिपे यहाँ आने की गुस्ताखी कभी नहीं करता। हाँ बोलिए। श्रीधर ने महात्मा की बात से लेकर अब तक की सारी कहानी राजकुमारी को बता दी और बोला कि बताना मेरा फ़र्ज़ था, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। यह कहकर वो चला गया। राजकुमारी की आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। वो इस बात को सुनकर स्तब्ध थी कि उसके पिता ने उसके ससुराल में ऐसा संदेश क्यों भेजा। तभी उसके दिमाग में सारी बातें इकट्ठा होने लगी। वो खुद को उस आम के पेड़ से फल से जोड़ने लगी और अपने पिता को उस माली के रूप में देखने लगी। जल्दी ही उसे अपने पिता की मंशा का ज्ञान हो गया। उसे उसके पिता आदतों के बारे में उसकी माँ ने बता रखा था, लेकिन वो इतना गिरा हुआ ये सोच सकता है, उसे नहीं पता था। अपनी ही पुत्री के साथ सहवास, वो स्वयं अपने लिए नरक और असहनीय पीड़ा के द्वार स्वयं खोल रहा था। रेवती सिर्फ रोई जा रही थी। वो अब एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहती थी। कहाँ जाएगी, क्या करेगी, बस यहाँ नहीं रहेगी। उसने अपने सारे जेवर एक थैले में बांधे और खुद घर के लगे पर्दों को पूरी तरह से चकती लगाकर सीकर एक भद्दा सा दुशाला बनाया और उसे ओढ़ लिया। टूटी आत्मा, घायल दिल, बिखरा आत्मसम्मान और आंखों में आंसू लिए राजकुमारी मुख्य द्वार पर पहुंची। कौन हो तुम और अंदर क्या कर रही थी और कब आई? आज तो सबका अवकाश था ना। मैं रजनी हूँ, राजकुमारी की सेविका। रात में वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे रोक लिया था, लेकिन अब आज का दिन शुरू हो गया है। राजकुमारी ने बोला कि यदि मैं अब भी उनके साथ रुकी तो राजा इसे अपनी आज्ञा की अवहेलना समझेंगे और इसके लिए उन्हें भारी दंड भी दिया जा सकता है। हाँ, सही कहा राजकुमारी ने। वो इतनी अच्छी और समझदार है, सबके बारे में सोचती है। चलो ठीक है, जल्दी जाओ तुम। इतना सुनते ही दुशाला ओढ़े राजकुमारी रेवती तेजी से बाहर निकल गई। वो कभी इतना पैदल नहीं चली थी।
वो दिशाहीन आगे बढ़ती जा रही थी। इधर सुबह हो चुकी थी। राजा उठा और तैयार होकर सीधे राजकुमारी के कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारे महल और उसके बाद राज्य में राजकुमारी की खोज शुरू हो गई। किसी ने राजकुमारी को नहीं देखा, और देखता भी तो पहचानता भी कैसे? किसी ने कभी राजकुमारी को देखा हो तब तो पहचाने। यहाँ राजकुमार वल्लभ को होश नहीं आ रहा होता। सब सारे जतन करके हार गए थे। राजकुमारी के चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसमें उतना दर्द नहीं था जितना दिल के छालों में दर्द था। चलते चलते रेवती एक गांव में आ गई। वहां से उसने कुछ खाना खरीद करके खाया और नदी के पास जाकर पैर धोए और पानी पिया। वो पानी में अपने पैर डालकर अपनी परछाई को उसमें देख रही थी और रोई जा रही थी। ऐसा रूप किस काम का, अपने ही हैवान बन जाए। काश मैं क्रूप ही पैदा होती तो ऐसे उसे घंटों हो गए बैठे बैठे। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने ससुराल जाए और वहाँ सब बता दे। लेकिन नहीं, कौन भरोसा करेगा मेरा। लेकिन मेरे पिता मेरे पति से मिलना चाहती हूँ, उसके सिवा मेरा है ही कौन। तभी उसने अपने जूतों को देखा जो कि चमड़े के थे। वो उसे देखती रही और सिर्फ देखती रही, और अचानक उसका दिमाग तेजी से चला। हाँ, ये तरीका अच्छा है, जिससे मैं उनके पास भी रह लूँगी, अपने परिवार की सेवा भी कर लूँगी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ और क्या कहाँ से आई हूँ। और मुझे किसी को ये घिनौना सच बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और कोई फिर कभी दोबारा मेरी ओर आकर्षित भी नहीं होगा। उसने अपने जूते पहने और गांव में मोची का घर पूछते हुए चल दी। आखिर वो एक मोची के घर पहुंच ही गई। राम राम काका। हाँ बिटिया बोलो, क्या बनवाना है? काका मुझे आपसे चमड़े का जोड़ा बनवाना है। क्या बोला? क्या बनवाना है? चमड़े का जोड़ा? ऐसे तो मैंने आज तक ना किसी से सुना, और अनोखी चीज़ क्यों बिटिया? और इसको पहनेगा कौन? मैं अपने लिए बनवा रही हूँ। क्या बिटिया, क्यों हंसी कर रही हो? नहीं बाबा, मैं हंसी नहीं कर रही। मुझे अपने लिए चमड़े का जोड़ा बनवाना है, और उसके लिए जितना धन लगेगा मैं वो तो दूंगी ही, और उसका जितना मेहनताना लगेगा उस मेहनताने का भी 3 गुना बढ़ा करके दूंगी मैं। अब मोची जो था वो भचक कर रह गया। उसने कहा, लेकिन धन मैं पहले लूँगा। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। मोची ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके फटे दुसाले को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो इतना धन दे पाएगी। लेकिन रेवती ने उसे इतना धन दिया कि उसकी आंखें चमक उठी। वो घर के अंदर गया और रेवती का माप लेने के लिए धागा ले आया। उसने रेवती का माप लिया। बताओ बेटी, जोड़े में क्या क्या खूबियाँ चाहिए? बस बाबा, ज़्यादा कुछ नहीं। बोलने की आज़ादी, सांस लेने की आज़ादी, सुनने की आज़ादी और देखने की आज़ादी। बाकी और शरीर का कोई अंग या चेहरे का कोई भाग नहीं दिखना चाहिए। मोची हैरानी से भरा हुआ था, लेकिन इतना धन जो उसे पूरी जिंदगी भर कमाने में भी नहीं मिलता, उसके लिए वो बिना किसी और सवाल के जोड़ा बनाने को तैयार हो गया। उसने मदद के लिए 3 और मोची को बुलवाया। जब तक जोड़ा नहीं बन जाता, राजकुमार ने मोची से उसके घर ही राजकुमारी ने उससे उसी के घर में रहने की आज्ञा मान ली। इधर राजकुमार को होश आ चुका था, लेकिन अब वो सुबह उठता, बिना कुछ खाए पिए जंगल की ओर चला जाता। वहाँ बैठकर वो शून्य सी आंखों से आकाश को निहारता और विरह गीत गाता, जो कि कुछ अवधी भाषा में थे। इधर 5 दिन बाद राजकुमारी रेवती का चमड़े का जोड़ा पूरी तरह से मजबूती के साथ बनकर के तैयार हो गया। राजकुमारी रेवती ने जोड़ा पहना तो वो इतना ज़्यादा उम्दा था कि वो मोची के काम से बहुत खुश हुई।
उसने कुछ सिक्के उसे और दिए और मोची से विदा ली। वो पैदल ही सतोरी राज्य के लिए निकल पड़ी। रास्ता काटने के लिए वो भी एक विरह गीत गुनगुनाने लगी। अब चलते चलते उसने रास्ते में बहुत से लोग मिले। कुछ उसकी रागनियाँ सुनकर के रो देते, कुछ उसके अजीब से कपड़े और जिनसे की बदबू से उसके पास से नाक बंद करके निकल जाते। लेकिन इन सब से वो बहुत खुश थी। वो यही चाहती थी कि लोग उससे दूर रहें। सतोरी पहुंचने पर राजकुमारी को 2 दिन लगे। वो वहां पहुंचकर एक सराय में गई, लेकिन उसकी क्रूरता को देखते हुए मालिक ने उसे निकाल दिया। उसने पूरी रात पेड़ के नीचे गुजारी। दूसरे दिन वो राजमहल के बाहर पहुंची और राजा से मिलने की गुहार लगाने लगी। वो जोड़ा जो उसने पहना था उसमें से चमड़े की बदबू आ रही थी। कोई उसके पास फटकना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी राजा से मिलने की जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को मजबूर कर दिया उसे दरबार में बुलाने पर। उसने पहुंचते ही राजा को प्रणाम किया और उनसे राजमहल में काम के लिए बोला। राजा हंस पड़ा। मेरे राज्य में नौकरों की कमी नहीं है, जो मैं एक अजीब सी बदबू वाले कपड़ों वाली लड़की को अपने राजमहल में नौकर रखूंगा। और यही बात है थी तो तुम बाहर ही किसी से या मंत्री से बोल देती, वो दे देते काम। यहाँ दरबार में आने की जिद क्यों? जाओ यहाँ से, हमारा समय न बर्बाद करो। नहीं महाराज, मुझे आपसे ही काम है। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस 2 शर्तें हैं। 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी। तभी सब हंसने लगे। रोटी तक ठीक था, लेकिन ये अदने सी अब राजा से शर्त रखेगी। महाराज, मेरी आपसे विनती है। और रेवती वहीं गिड़गिड़ाने लगी। इस पर महाराज को दया आ गई और उन्होंने उसे जानवरों के बेड़े में काम दे दिया। उन्हें खिलाना पिलाना, गोबर फेंकना, गाय भैंसों को चराने के लिए ले जाना। वो उसे महल के अंदर का कोई काम नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो काली कलूटी भद्दी सी थी और ऊपर से भी ऐसे बदबू वाले कपड़े। अच्छा, अब तुम अपनी शर्त बताओ। हमारे साथ सब सुनना चाहते हैं। महाराज, ये मेरी शर्त नहीं, आपसे और इस राज्य के सभी लोगों से विनती है। पहली शर्त, कोई कभी मेरे कपड़ों को लेकर या इन्हें उतार कर कुछ और पहनने को नहीं कहेगा। दूसरी शर्त, आप मेरे द्वारा की गई पहली 11 गलतियों पर सिर्फ मुझे कोड़े बरसाएं, ना आप मुझे काम से निकालें और ना ही आप कोई सजा दें। अब मंजूर है ये सब? अब जाओ, अपने काम पर लग जाओ। राजा का दरबार और समय बर्बाद मत करो। वो महल से बाहर बाड़े तक ही जा रही थी कि उसने देखा कि राजकुमार खड़ा है। उसने पति को ऐसे सामने देखकर उसके आंसू निकल पड़े। कलेजा मुंह तक आ गया। वो जाकर उसके पैरों में गिर जाना चाहती थी और बता देना चाहती थी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। तभी राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और उस आदमी की तरफ मुड़े जैसे उससे पूछ रहे हों कि वो कौन है। उसने इशारा करके रेवती को बुलाया। ए लड़की, इधर आ। आसपास खड़े लोगों में खुसर फुसर चालू हो गई, जैसे कितनी अजीब और भद्दी सी है ये। राजा ने कैसे इसको काम पर रख लिया? वो भी सुना है इसने शर्त भी रखी है। हाँ श्रीमान, बोलिए, आपने मुझे बुलाया। तेरा नाम क्या है? राजकुमार वल्लभ जानना चाहते हैं। उसने अपनी नज़रें राजकुमार की तरफ घुमाई और देखती ही रह गई। वो जिसको जी भर के देखकर अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी, ये वही सूरत है जिसको देखने के लिए वो इतने वर्षों तरसी और इतने कष्ट सहे। उधर क्या देख रही है? कभी कोई राजकुमार नहीं देखा या नौजवान ही नहीं देखा?
नज़रें नीची रख। ऐसा कहकर वो आदमी हंसने लगा और उसके साथ सब हंसने लगे। राजकुमार ने सबको शांत किया। ये उसकी गलती नहीं। अगर ये भद्दी या क्रूप है या भद्दे कपड़े पहने हैं, वो अपने मन से तो ऐसी नहीं बनी। हमें कभी भी भगवान की रचना का उपहास नहीं करना चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो इस राज्य में सबको आज़ादी है। कोई भी कुछ भी खा और पहन सकता है। सबको अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीने का अधिकार है। राजकुमार के इन शब्दों ने रेवती के दिल में बस रहे प्यार और सम्मान को और बढ़ा दिया। उसे अपने पति पर गर्व था। वो बहुत सम्मानीय महसूस करने लगी कि वो एक ऐसी सज्जन स्वभाव वाले पुरुष की संगनी है। उसका प्रेम और परवान चढ़ने लगा। तभी, लड़की, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तेरा नाम क्या है? मेरा? लड़की ने कहा। हाँ, तेरा? क्या? तभी पीछे से एक आदमी बोल पड़ा, चमड़े सा बदन लिए, जरूर चमोधा नाम होगा इसका, और हंसने लगा। हाँ, मेरा नाम चमोधा ही है। क्या सच में? सब चौंक गए, और सबसे ज़्यादा वो आदमी जिसने मजाक में बोला था। मैं बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। पहले माता पिता ने कोई और नाम रखा था, लेकिन बाद में चमोधा ही पड़ गया, और अब यही मेरी पहचान है। ठीक ठीक चमोधा, अब जाओ अपना काम करो। वो बाड़े में गई और अपना काम करने लगी। दिन बीते, सप्ताह, महीने, वो पूरा दिल लगा करके मेहनत और बुद्धिमानी से काम करती। काम करते करते वो अपनी रागनी गाती रहती। कई लोगों ने उसको सुना, लेकिन कभी कोई सही से नहीं सुन पाया कि वो क्या गा रही है। वो समस्याओं को और काम को इतनी बुद्धिमानी से करती कि कोई कमी नहीं निकाल सकता था। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे, और राजा भी बाड़े से हटकर भी उसको जिम्मेदारियां सौंपने लगा। वो पूरे दिन बस इसी ताक में काम करती कि कब, कहाँ, कैसे उसे राजकुमार दिख जाए और उसका एक और दिन सुखपूर्वक निकले। वो अपने काम पर बहुत खुश थी। वो हर एक चीज़ से खुश थी। यहाँ दूसरी तरफ जो उसका पिता था, जो त्रिपेरु राजा था का जो त्रिपेरु राज्य का जो राजा था, वो रेवती को ढूंढकर परेशान हो गया था। वो कहीं नहीं मिली। वो किसी तरह की घोषणा भी नहीं करवा सकता था कि कोई उसे ढूंढ कर लाए, क्योंकि किसी ने कभी रेवती की एक झलक तक नहीं देखी थी। कुछ ही दिनों में राजा को अपनी गलती का भी एहसास हो गया कि उसका मन वासना से इतना भर गया था कि इतना बड़ा पाप करने जा रहा था। उसे अपने आप से घिन आने लगी। वो खुद से नफरत करने लगा, और खुद से ज़्यादा पापी कोई नहीं लगता था उसे संसार में। वो खुद पर कोड़े बरसाता, सारी सारी रात जाग कर काटता। उसकी ज़िंदगी में बस एक ही मकसद रह गया था कि वो अपनी बेटी को ढूंढकर उसके पैरों में गिर जाए और नाक रगड़कर उससे माफ़ी मांगे। यदि वो इस जन्म में अपनी बेटी से माफ़ी मांग पाया तो उसकी मृत्यु के समाचार को और वो चैन से एक साल होने को आया था। नहीं तो राजकुमार मृत्यु के बाद शादी के लिए तैयार नहीं थे। इस उनका कहना था कि शादी एक बार ही होती है, अपराध और प्रेम भी। वो मेरी एक बार शादी हो चुकी है, और भले ही मैंने उसके साथ वक्त नहीं बिताया, लेकिन मुझे उसी से प्रेम है। और क्या पता मुझ में ही दोष हो, तभी तो वो मुझसे अलग हो गई और यहाँ अकेले मुझे तड़पने को छोड़ गई। क्या पता मैं इस बार भी किसी से विवाह करूं और वो भी मर जाए। परंतु राजा रानी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो लगातार राजकुमारियां देखते रहे। राजकुमार के अभी भी पहली पत्नी से प्रेम और विवाह से इनकार की बात उड़ते उड़ते चमोधा तक पहुंची। वो प्रेम और भावुकता से गदगद हो उठी। वो अभी जाकर वल्लभ को सारा जो सत्य था वो बता करके उसके आगोश में समझाना चाहती थी, लेकिन वो रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी, और उसने वही किया। वो एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपने नसीब को कोसने लगी।
शायद वो पैदा ही बदकिस्मती लेकर के हुई है। दिन बीतते और आखिरकार वल्लभ के माता पिता को वल्लभ के लिए एक लड़की पसंद आ गई और इस बार उन्होंने वल्लभ की एक ना सुनी और विवाह तय कर दिया। विवाह की खबर चमोधा तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। आंखें क्रोध और कभी ना थमने वाले आंसुओं से भर गई। उसने ठान लिया था वो ये शादी नहीं होने देगी, लेकिन कैसे? बिना सच्चाई बताए कैसे? एक औरत कोई भी दुख बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। ये उसके लिए ऐसा ही है जैसे कि वो जलती अग्नि में खड़ी हो और शरीर तो झुलस रहा हो लेकिन मौत ना आ रही हो। वो पूरा दिन पूरी रात रोती रही। दूसरे दिन उसे सुबह दरबार में बुलाया गया। चमोधा, जैसे कि सबको पता है कि वो काम तुम्हारी देख रेख में होता है, वो एकदम सही तरीके से होता है, तो राजकुमार वल्लभ की शादी के जो छोटे मोटे काम होंगे जैसे खाना कपड़े, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी पर होंगे। ऐसा सुनकर चमोधा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसको उसी की अर्थी जलाने की जिम्मेदारी उसे ही सौंप दी गई हो। लेकिन तब भी उसने हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। शादी की तारीख अगले हफ्ते की थी। वो इस डर से और ज़्यादा देर हो गई कि कहीं राजकुमार बगावत ना कर बैठे। चमोधा किसी तरह रो रो करके दिन काट रही थी। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया जिस दिन शादी थी। वो सुबह से गुस्से में थी। सुबह सुबह कुम्हार घड़े लेकर चमोधा के पास पहुंचा। चमोधा, ये घड़े कहाँ रखने हैं? क्या मतलब कहाँ रखने हैं? बाहर ले जाकर पटक दो। क्या बात कर रही हो? होश में तो हो ना? जो कह रही हूँ वो करो। ठीक है। वो कुम्हार घड़े ले जाकर पटक देता है, सारे घड़े फूट जाते हैं। वो मंत्री जिसे सारे विभाग की जिम्मेदारी मिली थी, उसने ये सब देखा तो वो सख्ते में आ गया। ये क्या कर रहे हो तुम सब? पागल हो गए हो क्या? हम क्या पागल हुए हैं? हमें ऐसा चमोधा ने करने को कहा है। ऐसा सुनकर वो मंत्री चमोधा की शिकायत लेकर राजा के पास गया। राजा को बहुत गुस्सा आया। वो चमोधा पर बरस पड़ा। ये क्या हरकत है चमोधा? ऐसे ही काम करोगी? मैं तुम्हें तुम्हारी इस हरकत के लिए राज्य से निकाल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी शर्त की वजह से चुप हूँ। महाराज, मुझे माफ़ कर दो, थोड़ा गुस्सा आ गया था। वो बार बार पूछ रहा था कि क्या करूँ इसका। अब घड़ा है तो रखा ही जाएगा ना, इसलिए मैंने गुस्से में बोल दिया कि बाहर ले जाके फेंक दो। मंत्री चमोधा की इस गलती के लिए 30 कोड़े मारे जाएं और उस पर बेदर्दी से कोड़े बरसाए गए। चमोधा का जोड़ा पहने होने की वजह से चोट से थोड़ी बचत तो हुई, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुई, क्योंकि उसने चमड़ा पहन रखा था। और उसने राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा भी हाँ ठीक है बोलकर चला गया। कुछ ही देर बाद तेली तेल के मर्तबान लेकर के चमोधा के पास आया। चमोधा, इसे कहाँ रख दूँ? क्या मतलब कहाँ? राजा के यहाँ शादी के पहले शगुन के लिए तेल महल के पीछे की नालियों में बहाया जाता है। चमोधा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम सब चुप करो और जो मैं कहती हूँ वो करो, ठीक है? तुम्हें ज़्यादा पता है, हम तो बाहर के हैं, जैसा कहोगी करेंगे। उसने सारा तेल नाली में फेंक दिया। जब एक नौकर ने यह सब देखा तो उसने मंत्री को बुलाया और एक बार फिर मंत्री गरज कर राजा के पास चमोधा की शिकायत लेकर के गया और सारी बात बताई। चमोधा को बुलाया गया, फिर से बहस हुई, सवाल हुआ। चमोधा का जवाब तैयार था, जो कि इस तरह का ही था। जब ये तेल लेकर आए हैं तो पूछ रहे हैं कि क्या करूं, क्या करूं? अब आप ही बताएं, तेल का क्या करते हैं? रसोई घर में रखते ही हैं ना। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जो भी तुम्हें सही से बात करनी चाहिए थी मंत्री। अब वो बोले मंत्री से कि चमोधा को 40 कोड़े मारे जाएं।
कोड़े मार लीजिए महाराज, लेकिन विवाह के काम से बेदखल मत कीजिए, आपके पैर पड़ती हूँ। राजा हैरानी के साथ ठीक है बोलकर चला गया। चमोधा कोड़े खाकर फिर से काम में लग गई। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं कोई जगह या काम बिना गड़बड़ी के सही से न हो जाए। उसे नज़र रखनी थी और एक भी काम ठीक से नहीं होना चाहिए। तभी उसे पीछे किसी ने आवाज़ सुनाई दी, चमोधा, ये अनाज आया है, इसका क्या करूं? कहाँ रखूं? जाओ, वहाँ बाहर की ओर रेत का ढेर पड़ा है, वहाँ फेंक दो। क्या बात कर रही हो, होश में तो हो ना? तुम चुप रहो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ये अनाज राजा ने चिड़ियों और जानवरों के लिए मंगवाया है, लेकिन रेत में मिल जाने के बाद ये जानवर और चिड़ियों के लायक भी नहीं रहेगा। जाओ, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा पता है। सबने अनाज फेंक दिया। फिर वही सब हुआ। पहले बात मंत्री तक गई, फिर राजा तक गई। इस बार चमोधा को 80 कोड़े पड़े और शादी के हर काम से दूर रहने की हिदायत सख्ती से दी गई। वो सारे कामों से दूर हट गई थी। सब परेशान थे कि आज चमोधा को क्या हुआ है। चमोधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। तभी उसकी नज़र रसोई पर गई। वो रसोई घर में घुसी और मुख्य रसोइये के पास गई। चमोधा ने जो भी किया था अब तक, इन लोगों को उसकी कोई खबर नहीं थी। उन्हें यही लगता था कि सारी देख रेख अब भी चमोधा के हाथ में है। वो उस रसोइये के पास जाकर के बोली कि महाराज ने बोला है कि सारे खाने में नमक मिर्च सामान्य मात्रा से अधिक रहेगा। लेकिन क्या? जो कह रही हूँ वो करो। उनके सारे मेहमान खाने में नमक और मसाला ज़्यादा ही खाते हैं। ठीक है। इतना कहकर वो बाहर चली गई और मंत्री के पास जाकर बोलती है कि अब तो सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपने सब तो देख लिया, लेकिन रसोई को तो जांचा ही नहीं। अभी मुझे समय नहीं है, मंत्री अकड़ में बोला। हाँ, जब सब लोग खाना खराब कर देंगे और राजा आपसे पूछेंगे कि आपने रसोइये को कुछ बताया क्यों नहीं, तब आप यही बोल देना कि मेरे पास तो समय नहीं है देखने का, और मैं तो अपनी शर्त की वजह से बच गई, लेकिन आपको न निकालने के लिए राजा के पास कोई वजह नहीं होगी, वो आपको निकाल देंगे। इतना सुनते ही मंत्री डर गया और वो रसोई घर की तरफ रुख करने ही वाला था कि तभी चमोधा बोल पड़ी कि आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मेरे पास आसान उपाय है। मैं उन सबको थोड़ी देर के लिए यहाँ बुला लेती हूँ। आपका समय भी बच जाएगा और आप राजा से भी बच जाओगे। हाँ, ये ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम मेरी सहायता क्यों कर रही हो। खैर, जो भी है अच्छा है, जाओ बुला करके ले आओ। चमोधा रसोई घर में जाती है। चलो, सबको मंत्री जी ने बुलाया है। सबको? लेकिन क्यों? ठीक है, मैं उनसे जाकर के बोल देती हूँ, महाराज और सारे रसोई आने से मना कर रहे हैं। नहीं चमोधा, ऐसा मत करो, हम चल रहे हैं। ठीक है, तुम सब चलो, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर वो रसोई में ही रुक गई और जितना मसाला और नमक था उसने सारे खाने में मिला दिया और बाहर आई और मंत्री के पास आकर के खड़ी हो गई। मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज, जाकर के सारा खाना थोड़ा थोड़ा यहाँ से भेजो और मैं चख कर के देखूंगा। अब वो भौचक्का होकर के कहने लगे कि क्या, आप चक्कर क्यों देखेंगे? महाराज तो के शाही रसोइये हैं, इतने वर्षों से काम करते आ रहे हैं, आप इनके बनाए भोजन पर शक करेंगे? चमोधा घबराते हुए बोली, मुझे अपना काम मत सिखाओ, खुद का काम तो होता नहीं। मंत्री अकड़ में बोला, महाराज खाना लेकर आए। अब मंत्री ने चम्मच से सब्जी उठा करके खाई और जमीन पर उगल दी। क्या बनाया है? इतना तेज नमक और मसाला। तेज? ऐसा कहते हुए महाराज ने सब्जी खाई और उन्होंने भी वो उगल दी। मैंने चमोधा के कहने पर
थोड़ा सा मसाला डाला था, लेकिन ये इतना ज़्यादा कैसे हो गया? क्या मतलब? चमोधा के कहने पर। हाँ, यही आई थी, बोलने लगी कि महाराज के खाने, मेहमानों के खाने में नमक और मसाला तेज पसंद है। मंत्री चमोधा की तरफ घूर कर देखता है और गुस्से में लाल चेहरे के साथ राजा के पास जाता है और उसे सब बताता है। राजा के क्रोध की इस बार सीमा पार हो जाती है और वो रसोइये और चमोधा पर भड़क जाता है। इस बार चमोधा को 200 कोड़े और रसोइये को 50 कोड़े खाने पड़ते हैं। इस बार वो कराह कर दर्द से बिलख उठती है और राजा से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती है। राजा को इस बार फिर दया आ जाती है और वो उसे माफ़ कर देता है, लेकिन इस बार वो चमोधा को महल से बाहर रखने को बोलता है। चमोधा उदास होकर उसी दोपहरी में पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी उसका शाही दर्जी आता हुआ दिखाई देता है, जो शायद राजकुमार वल्लभ की पोशाक लेकर के जा रहा था। चमोधा ने सामने तंबू में एक भाग को फाड़ा और उसे लपेट कर तेजी से दर्जी के पास गई, उसको धक्का दे दिया और हाथ से पोशाक ले करके भाग गई। उसने उसे कुछ दूर पर बने कीचड़ से भरे गड्ढे में फेंक दिया और अपनी दुशाला उसकी तरफ कोने में छिपा दी। उसने सामने से ऐसे गुजरी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि दर्जी कुछ समझ ही नहीं पाया। ये खबर राजा तक पहुंची, वो परेशान हो गया। लेकिन यह तय हुआ कि राजकुमार अपनी पहले की आम पोशाक पहन करके ही जाएंगे। बारात तैयार हुई, दूल्हा सज गया, बारात निकली। चमोधा भी उस गांव वालों की बग्गी में साथ हो ली, जिसे उसकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं पता था। बारात 2 दिन बाद में वो पारसौल राज्य पहुंची, जहां की राजकुमारी चमोधा से राजकुमार वल्लभ का विवाह होने वाला था, राजकुमारी समोधा से। इधर चमोधा इस आशा से पारसौल गई थी कि वो यहाँ कुछ ना कुछ करके विवाह तुड़वा देगी। वो कुछ भी करने को तैयार थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। बारात में कोई लड़की नहीं आई थी, सिर्फ चमोधा अकेली थी। इसका फ़ायदा उठाकर वो महल की ओर निकल गई। उसने एक साड़ी ली और उसे पहन लिया। उसे पहनकर वो उन सभी दासियों के साथ अंदर गई जो राजकुमारी को आज रात्रि विवाह के लिए तैयार करने वाली थी। वो सबसे बचती बचाती गुरसल खाने में पहुंची। वहां राजकुमारी सुमेधा के लिए पानी तैयार किया जा रहा था और कुछ ही देर में राजकुमारी वहां आई और नहाने के लिए बैठ गई। उसने नज़रें नीची की हुई थी, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसका श्यामल रंग, कजरारी बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसा रूप जो किसी को भी मोह लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेता। लेकिन चमोधा को तो वो अपने सौतन के रूप में दिख रही थी, उससे उसे नफरत थी। तभी वो एक दासी के पास जाकर फुसफुसाने लगी, क्या बहन, मेरा भाई सतोरी का रहने वाला है, बता रहा था राजकुमार बहुत अधिक सुंदर है। वो जरूर राजकुमारी के सांवले रंग के कारण उसे विवाह के बाद अपनाएगा नहीं। बेचारी राजकुमारी। हाँ बहन, ये बात सच है क्या? बेचारी राजकुमारी, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम्हें सबको अपनी राजकुमारी से सच्चा प्रेम है और तुम सब सच में उसका भला चाहती हो, तो बताओ। हाँ बहन, बताओ। ठीक है तो सुनो, ये लेप लो, जो कि सिर्फ एक मुल्तानी मिट्टी का लेप था। ये कोई साधारण लेप नहीं है, गहरे से गहरे रंग को निखार देता है। इसको राजकुमारी के शरीर पर मल दो और फिर खौलते हुए पानी से नहलाकर मूंज, एक तरह के सूखे जो पेड़ होता है मूंज का, उससे उसके शरीर को रगड़कर उसके सांवलेपन को धो दो। सब बहुत खुश हुई। कुछ न तो कुछ सोच लिया, वो राजा से इसके लिए बड़ा इनाम मांगेंगी। सब जैसे चमोधा ने बताया, सब ने वैसा ही किया। इससे राजकुमारी के शरीर पर फफोले आ गए। वो दर्द से कराह उठी, सब सकते में आ गई और चमोधा को ढूंढने लगी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था।
उसको पता था इससे राजकुमारी बीमार पड़ जाएगी और विवाह रुक जाएगा। इस विश्वास के साथ वो घर सतोरी की ओर निकल पड़ी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दासियों ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन फपोलों पर लेप लगाकर उसी पर कपड़े पहना दिए गए। राजकुमारी दर्द से कुछ बोल नहीं पा रही थी और चुंदरी से उसका चेहरा भी ढका हुआ था। वो बस कराह रही थी। सबको लगा कि शादी के बाद परिवार से अलग होने के दुख में वो रो रही है। शादी हो गई, सारी रस्में हो गई और इस दौरान उसके सारे फपोले फूट गए और उसके कपड़े उसके घाव से चिपक गए। शादी पूरी हुई, विदाई हुई। सफ़र भर में उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। यहाँ जब सतोरी बारात पहुँची तब चमोधा को पता लगा कि शादी हो चुकी, तो वो टूट गई और बाड़े में जाकर के रोने लगी। वो कुछ दिनों तक किसी को दिखाई नहीं दी और ना ही किसी को चमोधा के बारे में याद था। इधर राजकुमारी सुमेधा की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन राजकुमार वल्लभ उसके बावजूद भी उसे मिलने नहीं गए। कई वैद्य आए, लेकिन कोई सुमेधा को ठीक नहीं कर पाया। विवाह के 3 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इससे राजकुमार और भी ज़्यादा टूट गया और वो अपने पिता के पास गया और बोला कि मैंने कहा था कि ना मुझ में ही दोष है, देखा ना क्या हुआ। आपने मुझे सुमेधा की मृत्यु का भागीदार बना दिया। इस पाप का बोझ लेकर मैं कैसे रहूँगा। आज से मुझे कोई भी मेरे विवाह को लेकर चर्चा नहीं करेगा, वरना मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊँगा। राजकुमार बरसे फिर से अपनी पहली वाली दिनचर्या पर कायम हो गए। रोज जंगल जाना और पूरा दिन बिता करके घर पर आ जाना। इधर चमोधा को जब यह समाचार मिला तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। उसने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष की हत्या कर दी। वो स्वयं को इस पाप के लिए शायद कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। महीने बीत गए, घाव भरने लगे, बातें धूमिल हो गई। चमोधा हर रोज की तरह गाय और बाकी जानवरों को चराने के लिए जंगल के तालाब के पास गई। उसका हर रोज का था कि वो जानवरों को यहाँ चराने के लिए छोड़ देती और खुद आसपास सबको देख करके कि आसपास कोई नहीं है, तालाब में नहाने चली जाती थी। रोज की तरह आज भी उसने जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया और नहाने चली गई। इसी बीच राजकुमार अपना गीत गा रहे थे और हमेशा की तरह जानवरों की आवाज़ उनके ध्यान को भंग कर उनके सुकून में खलल डाल रही थी। आज उसने ठान ही लिया कि वो आज चमोधा को बोल देगा कि वो जानवरों को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाया करे। वो चमोधा से बात करने के लिए उठकर आ ही रहा था कि उसके कदम रुक गए कि वो धीमे पांव आगे बढ़ता गया और देखता है कि चमोधा कपड़े पहन रही है। वो बस उसके हाथ देख पाया था, बाकी उसके देखने तक वो पूरी तरीके से उस जोड़े को हर बार की तरह बांध चुकी थी। उसके हाथ मलाई से भी गोरे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? चमोधा तो इतनी कुरूप है, लेकिन उसके हाथ जरूर को राज है। राजकुमार वल्लभ को पूरी रात सही से नींद नहीं आई और वो सिर्फ करवटें बदलता रहा। वो सुबह बिना कुछ खाए पिए जंगल पहुंच जाता और एक झाड़ी में बैठकर चमोधा का इंतजार करता। समय बीतता है, वो उसकी सच्चाई जानने को इतना बेताब होता है कि वहाँ से हिलता नहीं है। दोपहर होने को आई थी, तभी जानवरों के रंभाने की आवाज़ आने लगी। राजकुमार सतर्क हो गया। चमोधा आई। इस बार की भी उसने हर बार की तरह ही कपड़े उतारे, लेकिन राजकुमार ने आंखें बंद कर ली। उसे संशय हुआ कि यदि उसने कुछ नहीं पहना होगा तो पराई स्त्री को ऐसी अवस्था में छुपकर देखना महापाप से कम नहीं। तभी पानी की आवाज़ आई। उसे लगा कि शायद वो पानी में चली गई। उसने नज़रें नीची करके सिर्फ तट तक देखा तो उसने देखा कि चमड़े के कपड़े के बगल में सफ़ेद रंग की एक साड़ी भी पड़ी हुई है। उसे पता चल गया कि उस वस्त्र के बाद ही वो साड़ी पहनती है और झाड़ी से वो धीरे से निकलकर
चला गया। ये दिन भी बीत गया। दूसरे दिन फिर से राजकुमार उसी झाड़ी में छुपकर बैठ गया और चमोधा का इंतजार करने लगा। वो आई, उसने जानवरों की रस्सी खोली और फिर खुद नदी के पास नहाने के लिए आ गई। उसने अपना चर्म वस्त्र निकाला। उसे देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई अप्सरा खड़ी है। वो अपनी आंखों को मलता रह गया। वो चेहरा, वो आंखें, वो होठ, वो सुंदरता, वही तेज, वही मासूमियत। राजा को चक्कर आने लगा। राजकुमार को वो इतना कुछ एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। जब तक उसे होश आया वो जा चुकी थी। दिन भी ढल चुका था। वो महल वापस आ गया और अपने कमरे में लेटकर सोचने लगा, क्या मुझे जो लगता है वही सच है? लेकिन कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? रेवती मर चुकी है और कहाँ चमोधा और कहाँ वो? लेकिन मेरा दिल क्यों उसकी तरफ खिंचा जा रहा है? इस भेद को मैं ही खोलूंगा। राजकुमार हमेशा की तरह दूसरे दिन उस झाड़ी में बैठ गया। चमोधा ने जैसे ही कपड़े निकाले और नदी में गई, राजकुमार ने उसका चमड़े का जोड़ा उठा लिया और अपने पास पड़े खंजर से टुकड़े टुकड़े कर डाला। और चमोधा जैसे ही बाहर आई और उसने अपनी साड़ी बांधी, उसके बाद चमोधा की नज़र अपना चर्म वस्त्र ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखा। तभी राजकुमार ने आवाज़ दी, राजकुमारी रेवती। और वो पीछे मुड़ी। हाँ, कौन है यहाँ? किसने आवाज़ दी? कौन है? तभी झाड़ियों से राजकुमार वल्लभ निकल कर आता है और चमोधा को गले लगा लेता है। चमोधा थोड़ा सकपका जाती है, लेकिन उसे वल्लभ की बाहों में पिघलते समय नहीं लगता। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। मुझे पता था ये तुम ही हो, लेकिन अब तक तुम क्यों ऐसा कर रही थी? कितने जुल्म हुए तुम पर, और अगर तुम जिंदा थी तो अपनी मृत्यु का संदेश क्यों भेजा? लेकिन चमोधा सिर्फ रोई जा रही थी। उसने वल्लभ को कसकर पकड़ रखा था। दोनों दिन ढलने तक एक दूसरे में समाये रहे और फिर दोनों वहीं नदी के किनारे बैठ गए। पहले तो चमोधा रोती रही, लेकिन राजकुमार का अपने लिए प्रेम और सम्मान देखते हुए उसने निश्चय किया कि वो वल्लभ को सब बता देगी। और उसने शुरू से लेकर अंत तक राजकुमार को सब बता दिया। यह सुनकर वल्लभ स्तब्ध रह गया। एक फूल सी राजकुमारी इतना कुछ झेल गई? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताती आपको, और किस मुख से? और चमोधा और ज़्यादा बिलक बिलक करके रोने लगी। वल्लभ ने उसे गले लगा लिया। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अपने प्यार से तुम्हें वो सब भुलाकर जरूर भुला सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जीवन में कभी दुख नहीं दूंगा। तुम्हें हर वो खुशी लाकर दूंगा जिसकी तुम हकदार रही हो। और ये मत सोचना कि ये सब किसी को पता चलने पर तुम्हारा सम्मान कम होगा। ऐसा नहीं होगा। मेरी नज़रों में तुम्हारा सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है, और साथ में तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी। मुझे गर्व है अपनी संगनी पर। राजकुमार चमोधा को अपने साथ महल लेकर के आ जाता है। सबको सच्चाई पता चलती है। सब अपने द्वारा चमोधा के ऊपर किए गए अत्याचारों के ऊपर शर्मिंदा थे। राजा को बहुत क्रोध आया। वो त्रिपुर राज्य पर आक्रमण कर उसे अपराधी राजा को अपनी बहू के चरणों में डालना चाहते थे, लेकिन सूचना मिली कि राजा का महीनों पहले देहांत हो गया और पड़ोसी राजा द्वारा उसका राज्य हड़प लिया गया। राजकुमार वल्लभ का चमोधा के साथ दोबारा विवाह हुआ। चमोधा को दोबारा अपना नाम वापस मिल गया। कुछ दिनों बाद उसे चमोधा से राजकुमारी रेवती बनने में उन्होंने लंबे अरसे तक सुख जीवन पूर्वक अपना जीवन जिया और राजकुमारी रेवती को दोबारा कभी फिर दुख नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हमें अपने बुज़ुर्गों से सुनने को मिलती हैं, नाना नानी, दादा दादी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? तो देखिए, जिन भाइयों को कहानी अच्छी लगी है वो कहानी को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें
ठीक है। और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।